ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनदर सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस में। एक बार कंफर्म कर दो, आवाज वगैरह सब कुछ सही आ रही है? एकदम परफेक्ट है? एवरीथिंग इज फाइन? गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो प्रीवियस सेशन हमारा हुआ था, उस प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था? उस प्रीवियस सेशन में मैंने आपको यहाँ पर कुछ चेक जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। ठीक है, एक बार उस जानकारी को पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं, मैंने क्या बताया था आपको। फिर अगर कुछ इन केस रह जाता है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये चेक था। इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताई थी आपको, ये टाइप ऑफ चेक, बियरर चेक के बारे में हमने बात की थी। ऑर्डर चेक के बारे में हमने बात की थी, क्या होता है। और क्रॉस चेक के बारे में मैंने बात बताया था आपको। पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक, एंटी डेटेड चेक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये चेक का एक फॉर्मेट है, एक सैंपल है जो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, राइट। इसके ऊपर भी हमने उस दिन पूरी डिस्कशन कर ली थी, मैंने अपने लेवल पर चेक आपको बनाकर दिखा दिया था। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा चेक से संबंधित। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, हाँ ठीक है। कुछ पॉइंट्स हाँ अभी डिस्कस करने बाकी हैं, चलो वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये बीरर वाला कंसेप्ट कर लिया था, डेट वाला कंसेप्ट कर लिया था। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर रुपी में। रुपी में यहाँ पर हम वर्ड्स में लिखते हैं फिगर। अगर आपने किसी को चेक देना, तो आप मान लीजिए आपने 10,000 का देना है, तो यू विल राइट हियर 10,000 ओनली। ठीक है, आप 10,000 ओनली, ओनली भी लगा देते हैं आगे, है ना। और इधर अभी आप ऐसे इस तरह से यहाँ पर इस चीज को लिख देते हैं, ये एक डंडा ऐसे स्लैश करके लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर आपका 10,000 ओनली और 10,000 स्लैश एक हाइफन सा कर दिया गया है। यहाँ पर ये ओनली और हाइफन स्लैश इसलिए लगाया जाता है, मान लीजिए मैं 10,000 लिख देता हूँ तो कोई पर्सन यहाँ पर कुछ ऐड ना कर दे, है ना, तो इसलिए लगाया जाता है। और ये भी है कि अगर मैंने यहाँ पर 10,000 लिख दिया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर 9,000 लिख दिया, यहाँ पर 9,000 मेंशन है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा इस केस में? क्या वो चेक इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, चेक इनवैलिड नहीं होगा, चेक पास कर दिया जा सकता है। क्योंकि एज पर हमारे एनआई एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि जो फिगर वर्ड्स में लिखी होती है वो फिगर वैलिड मानी जा सकती है। उस फिगर के अकॉर्डिंग हम चेक को क्लियर कर सकते हैं, हम चेक को अप्रूव कर सकते हैं बैंक में। ठीक है, तो ये फिगर ओके वैलिड मानी जाएगी 10,000 वाली। और दिस विल बी द फिगर एज पर एनआई एक्ट, चाहे यहां पर मिसमैच हो इस फिगर और इस फिगर में। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, राइट। यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट है ही, मतलब सेविंग बैंक की भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, सीसी अकाउंट की चेकबुक भी हो सकती है, ओडी अकाउंट की चेकबुक हो सकती है, किसी की भी चेकबुक हो सकती है। यहां पर आपको साइन करने होते हैं। ठीक है, यहां पर यू हैव टू साइन। ये साइन जो होते हैं, ये सिग्नेचर आपके जो अकाउंट ओपन आप जब करवाते हो, जब अकाउंट ओपन करवाते हो तो उस टाइम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आपके बहुत सारी जगह पर साइन करवाया जाता है। उसमें से एक जगह होती है जो प्लेस पे साइन करवाया जाता है, उस जगह को हम यहाँ पर स्कैन करते हैं और आपका जो अकाउंट है जो खोला जा रहा है उसके साथ अटैच कर देते हैं। और फिर लेटर ऑन आप कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक के साथ करते हो, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कुछ भी बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, चाहे वो फोन नंबर चेंज कराने की या फिर एप्लीकेशन दे रहे हो, तो उस एप्लीकेशन पे साइन किए हुए या फिर इस चेक पे साइन किए हुए जो है, वो जो बैंक ऑफिसर होता है वो अपने सिस्टम में उसको, अपने सिस्टम में जो साइन डले हुए हैं उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से लेकर उसके साथ इन साइन को मैच करता है। इन केस अगर साइन में मिसमैच होता है तो वी हैव द अथॉरिटी, बैंक ऑफिसर हैव द अथॉरिटी टू रिजेक्ट दैट चेक। ठीक है, उसके पास अथॉरिटी होती है, चेक को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण रहती है, सिग्नेचर की चेकिंग। तो यानी कि अकाउंट ओपनिंग के वक्त जो साइन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी एक हस्बैंड अपने वाइफ के बिहाफ पर यहाँ पर साइन कर देता है, अकाउंट ओपन तो ऐसे ही जिस नाम है वाइफ का जो करवाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में सिग्नेचर यहाँ पर पति ही कर रहा होता है। तो ये चीज गलत होती है, ऐसा किया नहीं जाना चाहिए। अगर एज अ बैंकर आपको ये चीज पता लग रही है
कि यार ये तो उसका पति साइन कर रहा है कुछ ऐसा, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, आप उसको मना कर सकते हो। आपको वहां पर साइन उस लेडी के जिसका अकाउंट ओपन होता है उसी के चाहिए, किसी और के नहीं चाहिए। अगर उस वक्त वहां पर साइन कोई और कर देता है तो मान के चलिए फ्यूचर में भी वही पर्सन साइन करके कुछ भी ट्रांजेक्शन उस अकाउंट में कर लेगा। ठीक है, तो ये सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के टाइम पर भी। एक यहां पर जो साइड में एक चीज लिखी हुई है दैट इज सीटीएस। ये सीटीएस का टॉपिक अभी हम आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है ये क्या होता है इसके ऊपर भी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आई होप। अच्छा, एक और है यहाँ पर नीचे एक MICR नंबर लिखा होता है, इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट जब सीटीएस समझाऊंगा ना, जब सीटीएस, ये सीटीएस का ही पार्ट है MICR, तो जब सीटीएस समझेंगे तब MICR मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन समझेंगे, जो कि नंबर्स होते हैं नीचे लिखे होते हैं। इसके अलावा नीचे एक चेक नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, चेक नंबर भी होता है आपका, है ना। ठीक है, और भी एक दो चीजें जो MICR से संबंधित होती हैं वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ऊपर IFS कोड, RTGS, बैंक का नाम वगैरह, अता पता सब यहाँ पर मेंशन होता है। आई होप कि ये चेक इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको क्लियर होगा। इस तरह से हम यहाँ पर बैंक में एज अ चेक देकर अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन करा सकते हैं। कहीं पर पैसा भेजना है वो कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। चेक के अलावा भी यहाँ पर बैंक में विड्रॉ करने का या फिर पैसा ट्रांसफर करने का एक और तरीका होता है, जो बैंक के खुद के वाउचर्स होते हैं, इंटरनल वाउचर्स होते हैं, जो बैंक की ब्रांच में ही उपलब्ध रहते हैं, वो यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में रहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मोड मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। बाकी ये चीज वेरी करती है बैंक टू बैंक में। काफी बैंक्स में इसमें यहाँ पर जो प्रोविजन है वो काफी ज्यादा हाई अमाउंट का दे रखा है कि आप यहाँ पर 1 लाख तक भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका चेक बुक नहीं, आप विड्रॉवल चेक के ऊपर आप विड्रॉवल स्लिप से यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ बैंक्स 20,000 की है, कुछ बैंक्स में 30,000 की है, कुछ बैंक्स में 15,000 तक की लिमिट है। तो इस तरह की वो लिमिट वेरी करती है। अगर आपके चेक नहीं है, आप विड्रॉवल स्लिप के थ्रू भी कर सकते हैं। इस तरह से ट्रांसफर भी कर सकते हो, जो डेबिट क्रेडिट वाउचर्स होते हैं उनको फिल करते हुए भी। लेकिन वो बैंक के इंटरनल यूज के लिए होते हैं, वो कस्टमर के लिए नहीं होते। हम एज अ कस्टमर हम अपने लिए चेक ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे फंड्स को निकलवाना हो खाते से या फिर फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना हो। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा चेक का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको कुछ भी किसी भी तरह का डाउट, कोई समस्या है तो पूछ लो। ड्राफ्ट नेक्स्ट टॉपिक है आपका। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या चीज है? ड्राफ्ट आपने बहुत बार, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बनवाया भी हो। ये ड्राफ्ट आपका बनवाया जाता है जब आप किसी तरह की फीस वगैरह पे करते हो, या फिर कोई टेंडर होता है उसके अंदर आपको कहा जाता है कि इतना एक अमाउंट डिपॉजिट
ओके, अब आ रही है आवाज? ओके, ठीक है। ओके, मैं ये बता रहा था, आई थिंक यहीं पर ही आवाज गई थी, इससे पहले का तो आपने सुन लिया होगा ड्राफ्ट के बारे में। मैं ये कह रहा था कि जो चेक होता है, चेक और ड्राफ्ट का जो फॉर्मेट होता है वो आपका सिमिलर ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि जो चेक होता है वो एक कस्टमर जारी करता है, और जो ड्राफ्ट होता है वो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ड्राफ्ट आप बैंक में जाकर बनवाते हो, कस्टमर जाता है, रिक्वेस्ट करता है मुझे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, बैंक यहां पर आपके कहने पर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देता है। इसके अंदर जो भी चीजें लिखी होती हैं, जो भी चीजें प्रिंट होती हैं, वो एक बैंक ऑफिशियल जो होते हैं वही यहां पर आपको बनाकर देते हैं। डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल आपके द्वारा यहां पर कस्टमर के द्वारा किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, कोई फीस पे करनी है, उसके लिए किया जाता है। अब सर, ये चीज कस्टमर बनवाता क्यों है? मान लीजिए मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है या फिर मुझे कॉलेज की फीस पे करनी है, तो मैं फिर चेक का इस्तेमाल कर लो। चेक अपने अकाउंट से चेक अमाउंट लिखकर, फिगर देकर, यहां पर सब कुछ साइन वाइन करके अपने कॉलेज को दे दूं, तो कॉलेज ने मुझसे डिमांड ड्राफ्ट क्यों डिमांड किया? या फिर जब मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी के जमा करा रहा हूं तो वहां पर क्यों डिमांड ड्राफ्ट में मांग रहा हूं? वहां पर भी तो चेक में दे सकता हूं। इसका एक बड़ा डिफरेंस यहां पर यह है कि जो चेक होता है वो यहां पर एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि इवन आप तब भी चेक को जारी कर सकते हो तब जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना हो। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता तब भी आप चेक को साइन कर सकते हो, लिख सकते हो, किसी भी पर्सन को दे सकते हो। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसी चीज है, डिमांड ड्राफ्ट तभी आपका बनता है जब आप बैंक को पेमेंट कर चुके होते हो। बैंक पहले आपसे कहता है कि मान लीजिए 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो 5,000 रुपए हमें दीजिए, पहले डीडी का पैसा हमें दीजिए, प्लस कमीशन जो इसमें बैंक लेता है वो दीजिए हमें, उसके बाद हम आपको डीडी जारी करके देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? डीडी एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, डीडी में पहले ही पैसा आ जाता है, पेमेंट उसके आप डीडी को बाद में यहां पर बनाकर देते हो। तो उसमें श्योरिटी है कि इसके अंदर पैसा तो पड़ा ही पड़ा है। 100% श्योरिटी, डीडी बन गया यानी कि पैसा बैंक के पास पहुंच गया, तो बैंक इस पैसे को देने से इनकार नहीं कर सकता किसी भी हालत में। अनटिल अनलेस अगर कोई जाकर डीडी को कैंसिल करा दे, वो भी डीडी वापस देना पड़ेगा, तब जाके कैंसिल होगा, ऐसे वो भी नहीं होगा। लेकिन चेक में क्या था? चेक में मान लीजिए मेरे खाते में 5,000 रुपए पड़े और मैं चेक 10,000 रुपए का दे दूं, दिया जा सकता है। वो सामने वाला पर्सन जब उस चेक को प्रेजेंट करेगा बैंक में जाकर और कहेगा कि मुझे इसमें से पैसे निकलवाने हैं, तो सामने जो बैंकर है वो बताएगा कि भाई साहब, इसमें तुमने 10,000 का चेक दिया है जो आपका पेमेंट निकलवाने के लिए, इस अकाउंट में बैलेंस तो 5,000 का पड़ा है। तो यहां पर उस केस में बैंक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देयर विल बी नो सच हेल्प फ्रॉम बैंक। बट डिमांड ड्राफ्ट में तो बैंक के पास ही पैसा आ चुका है। तो डिमांड ड्राफ्ट इज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, इसलिए कम रिस्की होता है। इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को यहां पर इवन इवन यहां पर जो रजिस्ट्रीज होती है ना, रजिस्ट्रीज मतलब हाउस की, घर घर की प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज होता है ना, उसमें भी डिमांड ड्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है काफी फ्रिक्वेंटली। कि मान लीजिए किसी ने घर पर खरीदना है, ठीक है, किसी ने घर खरीदना है और दूसरे पर्सन ने सेल करना है, ऑब्वियस है इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है। अब ट्रांजेक्शन इतनी इजी तो नहीं होती, इतनी आसान तो नहीं होती, फॉर्मेलिटीज होती हैं। लाइक दे आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हो, है ना, तहसील में जाते हो, जहां पर भी जाते हो आपके वहां रजिस्ट्री होती है, जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेजता है, स्टैंप पेपर पे लिखा होता है सारी चीजें, और स्टैंप ड्यूटी पे की जाती है। फिर रजिस्टर ऑफिस में उसकी रजिस्ट्रेशन होती है कि ये प्रॉपर्टी अब इसके नाम से इसके नाम कर दी गई है। अब यहां पर देखो, जो सेल करने वाला है, जो परचेज करने वाला, परचेज करने वाले को तो क्या दिक्कत है? अगर मैं मान लीजिए परचेज करने वाले सेलर को पेमेंट ना करें, कह दे यार मैं तुम्हें 2 दिन बाद पेमेंट करूंगा, ठीक है, परचेजर को तो कोई दिक्कत नहीं, परचेजर के नाम तो प्रॉपर्टी आ ही रही है, उसको क्या दिक्कत है? चाहे 2 दिन बाद पेमेंट लो, चाहे 5 दिन बाद पेमेंट लो। लेकिन सेलर को दिक्कत हो सकती है। सेलर कहेगा यार इसके नाम मैंने प्रॉपर्टी कर दी, कल को इसने मुझे पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? सही बात है, ठीक है, ये बात भी है। सेलर को तो टेंशन रहेगी ना कि भाई पैसा कहाँ है मेरा, पैसा मुझे पहले दो। अब सेलर कहेगा परचेजर को कि भाई साहब पैसा मुझे पहले दो, परचेजर कहेगा सेलर को कि पहले रजिस्ट्री कराओ। समझ रहे हो मेरा क्या पॉइंट है? दोनों एक दूसरे को बोलेंगे भाई साहब पैसा लाओ फिर मैं रजिस्ट्री करा रहा हूं।
नहीं नहीं, पहले रजिस्ट्री होगी फिर पैसा दूंगा, ना ही उसको उसके ऊपर विश्वास है ना ही उसको उसके ऊपर विश्वास है। तो इसलिए यहां पर बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बना लिया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट बना लिया, जितनी भी सेल परचेज की ट्रांजेक्शन है आपकी, जितनी अमाउंट की, और वो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो यहां पर दे दिया गया। किसको दे दिया गया? जब यहां पर सेल परचेज की ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि जिसने सेल किया है वो यहां पर आपका डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा परचेजर से, वो डिमांड ड्राफ्ट दे देगा। तो यहां पर क्या हो गया कि अभी तक वो डिमांड ड्राफ्ट का पैसा निकाला भी नहीं गया है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट मैंने बनवाया है एज अ परचेजर, मैंने डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाकर बनवा लिया और मैंने डिमांड ड्राफ्ट दे दिया। तो अभी तक सेलर ने तो डिमांड ड्राफ्ट बैंक में लेकर जाकर पैसा नहीं निकलवाया, अभी वो भी सुरक्षित है पैसा, ठीक है। दूसरे उस सेलर को भी ये यकीन है कि भाई साहब इसने डिमांड ड्राफ्ट बनाया, यानी कि इसने पैसा बैंक में दे दिया होगा और बैंक वाले मुझसे मुकर नहीं सकते, पैसा तो मुझे देना पड़ेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट इस तरह की रजिस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है आपका देने के लिए, ठीक है। सो ये भी एक डीडी का एग्जांपल है। डीडी पे काफी अच्छा खासा कमीशन बैंक लेता है, बैंक को काफी अच्छी खासी इसमें इनकम होती है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के जमाने में जो था, ये डीडी बहुत फ्रीक्वेंट बनाए जाते थे, लेकिन इसके बाद आज की डेट में जब डिजिटल बैंकिंग का जमाना आ गया, आरटीजीएस, एनईएफटी और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे आने वाली कुछ क्लासेस में, उन सब का जमाना आने के बाद इस डीडी डिमांड ड्राफ्ट की थोड़ी सी जो है पॉपुलैरिटी तो है, थोड़ी नहीं कहूंगा, काफी ज्यादा गिरती हुई नजर आ रही है। मतलब अगर मैं बैंक की ब्रांच में बैठा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ही बैंकिंग की अभी लेटेस्ट वाली ही बात करूं, 2-3 साल पुरानी ही बात करूं, 2-3 साल में जब से ये डिजिटल पेमेंट कोविड के बाद काफी ज्यादा इसने अपनी जगह बनाई है, तो उस दौरान यहाँ पर लास्ट के 2-3 साल में मैंने बहुत ही रेयरेस्ट डिमांड ड्राफ्ट बनते हुए देखे हैं। रेयरेस्ट डिमांड ड्राफ्ट, रेयरेस्ट डिमांड ड्राफ्ट। और वो भी बनते किस केस में? वो भी बनते हैं कि कोई गवर्नमेंट ने अपना टेंडर निकालते, तो गवर्नमेंट ने कहा कि डिमांड ड्राफ्ट जमा कराइए सिक्योरिटी के डिपॉजिट के रूप में। कल को अगर आप कहां पर अपना टेंडर लेने से मना कर देते तो हम एटलीस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो पैसा है डिमांड ड्राफ्ट ले लेंगे, बैंक में जाकर उनको पेनल्टी के रूप में आपसे चार्ज कर लेंगे। लेकिन वो पहले तो चार्ज कर नहीं सकते, जब होगा तब ही होगा ना, पहले चार्ज नहीं हो सकता। और अगर टेंडर अप्रूव हो गया, सब कुछ सही है, और जिनके टेंडर अप्रूव नहीं है उन सबको यहाँ पर डीडी वापस दे दिया जाता है। वो डीडी लेकर वापस वो लोग बैंक में आते हैं और उस डीडी को कैंसिल कराते हैं, और वो पैसा जहां से उन्होंने लिया था, मान लीजिए बैंक अकाउंट से लिया था उस पर्सन का, बैंक अकाउंट से आपका डीडी बनाने के लिए, तो पैसा वापस उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है। लेकिन डीडी कैंसिल करने का भी फिर से कमीशन चार्ज किया जाता है बैंक के द्वारा। सो पहले इश्यू करने का भी कमीशन रहा, फिर डीडी को कैंसिल करने का भी कमीशन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ काम करता है आपका डिमांड ड्राफ्ट का क्लोज। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि डिमांड ड्राफ्ट किस तरह से आपका काम करता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट का जो आपका क्या कहते हैं उसको, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट कुछ इसी तरह का होता है, मतलब सेम तो नहीं कहूंगा, बहुत सारी चीजें अलग होती हैं यहाँ पर आपकी। यहाँ पर भी वही पे लिखा होता है कि किसके नाम से पे करना है, ये एजेंसी है, ये पर्सन है, उसको पे करना है। डेट होती है, डेट की वैलिडिटी वही 3 महीने रहती है। डिमांड ड्राफ्ट के केस में भी यही फिगर, यही नंबर में यहाँ पर वर्ड्स और फिगर में यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो यहाँ पर आपका कैश में इसकी पेमेंट नहीं ली जा सकती। ये डिमांड ड्राफ्ट की जो पेमेंट होती है वो हमेशा अकाउंट में ही पैसा इसका जाता है, अकाउंट में ही पैसा जाता है इसका। और यहां पर जो साइन होते हैं, यहां पर कस्टमर के साइन ना होकर यहां पर बैंक ऑफिशियल्स के साइन होते हैं, जो बैंकर होते हैं ना, जैसे आप बनोगे कल को बैंकर, तो आपके साइन यहां पर होंगे। अभी आप ऑथोराइज नहीं रहेंगे एटलीस्ट 2 साल के लिए, जब प्रोवेशन में रहते हैं 2 साल के बाद आप ऑथोराइज सिग्नेटरी बन सकते हैं वहां पर बैंक के बिहाफ पर। और लेकिन अगर आपको पावर ऑफ अटर्नी मिली है तभी, पावर ऑफ अटर्नी होता है, पीओए होता है, पावर ऑफ अटर्नी आपको मिलती है बैंक की तरफ से, ठीक है। एक जिसके बिहाफ पर ये पावर अटर्नी बैंक आपको देता है कि बैंक के बिहाफ पर आप बैंक के किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट पर सिग्नेचर कर सकते हो बैंक के बिहाफ पर। अब ऐसा मान लीजिए आपको पावर अटर्नी है ही नहीं, आपको अथॉरिटी नहीं है यहाँ पर आपका बैंक के बिहाफ पर साइन करना है, तो ऑफिशियली आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना बैंक को। अगर ऑफिशियली अथॉरिटी नहीं दी बैंक ने आपको, तो कैसे साइन करोगे? आपको मैंने हक ही नहीं दिया किसी चीज का, तो आपको हक के बिना आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो? तो बैंक आपको अथॉरिटी देता है, आपको अटॉर्नी देता है, पावर अटॉर्नी, स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट साइन होते हैं हमारे
बैंक के एमडी एंड सीईओ के साइन होते हैं डॉक्यूमेंट पे, और दूसरे तरफ आपके साइन होते हैं, जिसमें वो आपको कहा जाता है कि मैं बैंक के बिहाफ पर आप ऑफिशियली सिग्नेचर कर सकते हो। जब आप प्रोबेशन से बाहर हो जाते हो तो आपको पावर अटर्नी मिलती है बैंक में, और पावर अटर्नी आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। लाइक दी मुझे पावर अटर्नी बनी हुई है, तो उस यूनिक आइडेंटिटी का एक नंबर है ना, एक नंबर है। लाइक दी मेरा नाम कपिल है, तो के है मान लीजिए वो नंबर है ना, के आगे नंबर होता है, वो यूनिक नंबर होता है हर एक एम्प्लॉय का। मतलब एक होता है एम्प्लॉय नंबर, वो नहीं, एक पावर अटर्नी का नंबर अलग होता है, तो वो नंबर है। तो वो मुझे भी पावर अटर्नी मिली हुई थी, ठीक है, मेरे पास भी थी, तो मैं भी बैंक के बिहाफ पर किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकता था। हम लोग यहाँ पर साइन करते थे, और नीचे उसका यहाँ पर अपना जो पीए नंबर हम उसको बोलते हैं, पावर अटर्नी नंबर, वो हम यहाँ पर मेंशन करते थे। तो जब ये ड्राफ्ट किसी और ब्रांच में, हमारी बैंक की दूसरी ब्रांच में जाता था, ऑब्वियस है ये पर्सन या तो हमारी ब्रांच का कस्टमर होगा या दूसरी ब्रांच का कस्टमर होगा, तो वो लेके जाता, तो वहां पर वो लोग पहले पीए नंबर देखते थे कि भाई साहब पीए नंबर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है तो चेक बिल्कुल सही तरीके से ड्राफ्ट जो है वैलिडेट कर दिया जाएगा। अगर नहीं लिखा हो तो उसकी कंफर्मेशन ली जाती है कि साइन किसके हैं, है ना, क्योंकि कस्टमर के साइन तो हम सॉफ्टवेयर में पहचान लेंगे, सॉफ्टवेयर में क्लिक करेंगे उसके अकाउंट में आ जाएंगे। बैंक ऑफिशियल के साइन कैसे पहचानोगे? तो बैंक ऑफिशियल के साइन यहाँ पर उसके पीओए नंबर से पहचाने आते हैं, और हमारे बैंक में यहाँ पर इस पीओए नंबर का पूरा रिकॉर्ड रहता है, डिजिटल फॉर्म में भी रहता है, फिजिकल फॉर्म में भी बुक्स आती हैं जिनमें यहाँ पर पीओए नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी बैंक ऑफिशियल के सिग्नेचर अवेलेबल होते हैं उस बुक्स में, और ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल रहते हैं। तो हम वहां पर उस डायरेक्टरी पर जाकर किसी का भी पीए नंबर से सर्च करके उसके सिग्नेचर को वहां से और यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है, ओके। सो ये आपका पीओए नंबर होता है, ये चीज, ठीक है। तो ये बैंक ऑफिशियल्स का ही इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है, बाकी सब चीजें यहाँ पर नॉर्मल सी होती है, बाकी कुछ खास है नहीं। उम्मीद करता हूँ डिमांड ड्राफ्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया। कुछ डिमांड ड्राफ्ट में कुछ कंफ्यूजन है तो भी पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टार्ट। हाँ सर, वो जो लिखा होता है डिजिटली साइंड बाय, बेटा वो डिजिटली साइंड बाय अलग चीज है, वो टोटली डिफरेंट चीज है। ये तो साइन मैंने खुद की ना, अपने पेन से यूज करके की, मेरा पेन चला, मैंने साइन किया, मेरा राइटिंग है, सब कुछ है। जो डिजिटली साइंड बाय होता है ना, वो डिजिटली साइंड बाय ये सिग्नेचर, वो फिजिकल सिग्नेचर नहीं होते, वो यहाँ पर एक पेन ड्राइव जैसी चीज होती है, एक पेन ड्राइव जैसी चीज होती है। अभी मेरी यहाँ पड़ी नहीं है, शायद घर पे पड़ी होगी, नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। मुझे याद भी रहे तभी दिखाऊंगा। एक पेन ड्राइव टाइप चीज होती है, उसको मैं सीपीयू में मतलब यूएसबी पोर्ट पे लगाता हूं, ठीक है। वो जो पेन ड्राइव टाइप चीज होती है उसके अंदर मेरे डिजिटल साइन डले होते हैं। कंपनी है जो पेन ड्राइव को जारी करती है, ठीक है, वो आपके डिजिटल साइन, अब डिजिटल साइन का वहां पर मतलब ये नहीं है कि मेरे साइन स्कैन होकर उस पेन ड्राइव के अंदर डले हैं और मैं वहां पर उसको पंच कर दूंगा, वो मेरे साइन कॉपी पेस्ट होकर इस पे छप जाएंगे, नहीं, वो नहीं होता। वो तो कोई भी स्कैन करके फोटो खींच के चेक के ऊपर लगा ले, हो गया साइन, वो दैट इज नॉट डिजिटली साइन। डिजिटली साइन होता है कि एक पेन ड्राइव टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आप यूएसबी पोर्ट में लगाते हो, और जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ऑनलाइन आपके पास है, और वो डॉक्यूमेंट अगर कंपैटिबल है डिजिटली साइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट का भी कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए। तो अगर वो डॉक्यूमेंट कंपैटिबल है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, तो आप वहां पर एक जगह लिखी होती है, वहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, वहां पर एक विंडो खुलेगी, और उस विंडो पे आपको अपना एक पासवर्ड, पासकोड कह लीजिए, पास नंबर कह लीजिए, वो पिन नंबर कह लीजिए, जो भी कहते हैं, वो यहां पर आपको डालना पड़ेगा। तो पिन नंबर यहां पर आप डाल लेंगे, जैसे आप पिन नंबर डाल लेंगे, वो डॉक्यूमेंट डिजिटली साइंड हो जाएगा, और वहां पर नीचे लिखा आ जाएगा दिस डॉक्यूमेंट इज डिजिटली साइंड बाय दिस दिस पर्सन, आपका नाम भी लिखा होगा, मेंशन होगा, उसके ऊपर कोई साइन नहीं छपे होंगे, बस इतना ही लिखा होगा दिस डॉक्यूमेंट डिजिटली साइंड बाय दिस दिस पर्सन, एक टिक सा लगा होता है ऐसे करके। आपके यहाँ पर काफी सारे, आपने अगर कुछ सर्टिफिकेट बनाया है, बर्थ सर्टिफिकेट मान लीजिए बनवाया है, या फिर कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है, या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है, अगर वो आजकल की डेट का बना हुआ है, ऑनलाइन पूरा प्रॉपर बना, तो उसके नीचे देखना एक जगह पर यही लिखा होगा डिजिटली साइंड हुआ, तो ऐसे करके टिक सा लगा होगा, है ना। इसके नीचे मेंशन होगा उस अधिकारी का नाम, ये वो उसकी डेजिग्नेशन वगैरह मेंशन होगी। तो ये सारा सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको कर देता है, आपका नाम वगैरह सब कुछ इस पे आ जाता है। तो दैट इज डिजिटली साइंड। अब वो पेन ड्राइव मान लीजिए आपने किसी और को दे दी, ठीक है, और आपने पासवर्ड भी किसी और को बता दिया, तो फिर वो आपका साइन यूज करके कितने भी डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है।
किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब वो केस, एक तो आप साइन, आपका साइन कोई फोर्ज कर सकता है, डुप्लीकेट करके देख कर सकता है। दूसरी चीज, आपका डिजिटल सिग्नेचर जो है वो भी चोरी हो गया और आपको पासवर्ड भी आपसे ले लिया गया, तो वो भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है आपके डिजिटल सिग्नेचर को। ठीक है, हाँ, जैसे आधार कार्ड में रहता है। ओके, ठीक है, क्लियर है ये? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, वही कास्ट, रेजिडेंशियल इनकम, बिल्कुल ऑलमोस्ट सारे सर्टिफिकेट्स पर आजकल डिजिटली साइन लिखा होता है। ये बैंकर को भी, आपको भी मिलता है डिजिटल साइन, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी कुछ कुछ कामों के लिए मिलता है ना? कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं, कोई ऑनलाइन हमें डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, तो उनके लिए बैंकर को मिलता है। सभी बैंकर्स को नहीं मिलता, जो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, है ना? जैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काम किया था, वहां पर डिजिटल साइन की जरूरत थी, तो मुझे डिजिटल साइन दिया गया था, मेरे पास था डिजिटल साइन, कम से कम 5-7 साल मैंने उस डिजिटल साइन को यूज किया है। ठीक है, वो बताऊंगा, एक जगह हमारा टॉपिक भी आएगा उससे रिलेटेड, तब मैं बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर जगह पर मैंने डिजिटल साइन इस्तेमाल किया। तो पहले वो टॉपिक समझाऊंगा, फिर समझाने के बाद आपको बताऊंगा कि देखो मैंने डिजिटल साइन का आपको एक चीज बताई थी, वो चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, वो अभी थोड़ी दूर है वो चीज समझानी, अभी नहीं बात करेंगे उस पर। ठीक है, ओके। उसका पासवर्ड चेंज, लेकिन आप नहीं कर सकते ना पासवर्ड चेंज, वो फिर जिसने इश्यूइंग अथॉरिटी है जो डिजिटल सिग्नेचर वाली, वही उसको रीसेट कर पाएगी पासवर्ड को। ठीक है, वो आपका डिजिटल साइन जाएगा, और डिजिटल साइन जाएगा आपके बैंक के थ्रू जाएगा, बैंक के सीनियर जो आपका सर्कल ऑफिसर, रीजनल ऑफिस, उसके थ्रू, आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू जाएगा, वहां से नया डिजिटल साइन बनकर आएगा, रीसेट होकर आएगा। वो इतना आसान प्रोसीजर नहीं है कि मैं अपने लेवल पे पासवर्ड उसका चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आएगा, उस टाइम जो आपने पासवर्ड डाल दिया, फर्स्ट टाइम आपको बोला जाएगा डालने के लिए, डाल दिया, उसके बाद वही रहेगा पासवर्ड, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता कोई भी। ठीक है, चलो, हाँ हाँ, ये हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। अच्छा, आरटीजीएस एनईएफटी का आ गया टॉपिक। चलो, अगला टॉपिक मैं जो कराने वाला हूं, दैट इज द आरटीजीएस और एनईएफटी। ठीक है, आरटीजीएस एनईएफटी भी यहां पर ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यहां पर वैसे तो अपडेटेड नए इंस्ट्रूमेंट्स थे, मगर अब जाकर ये कुछ ना कुछ हद तक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बन चुके हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल क्यों? क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिजिटल आ चुके हैं, डिजिटल बैंकिंग जिसको बोलते हैं, वो आ चुके हैं कि आरटीजीएस एनईएफटी आज की डेट में हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रही, होती है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये आरटीजीएस एनईएफटी आज की डेट में आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी जमाने में आरटीजीएस एनईएफटी आपको सिर्फ बैंक में जाकर ही पॉसिबल होता था इसको करना। ये आरटीजीएस एनईएफटी एक ऐसा जरिया है जहां पर आपका एक बैंक अकाउंट में, एक बैंक में आपका अकाउंट है, तो आप यहां पर किसी दूसरे बैंक में पैसा जो है वो सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। मान लीजिए आप किसी एक बैंक के कस्टमर हो, है ना, और एसबीआई के कस्टमर हो। ठीक है, पीएनबी में अकाउंट है दूसरे पर्सन का, आपको इसको पैसा भेजना है, कैसे भेजोगे? क्या तरीका है? ट्रेडिशनल वे जिसको हम क्लियरिंग बोलते हैं, एक तो वो तरीका है जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, सीटीएस कह लीजिए जिसको, है ना, ये नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, अभी नहीं। या तो ये तरीका है, ठीक है, लेकिन ये तरीका इतना जल्दी नहीं है। इस तरीके से पैसा भेजने में कम से कम एटलीस्ट 2 दिन मान के चलो लगते हैं, 2 डेज तो मिनिमम मिनिमम लगेंगे, हो सकता है 3 भी लग जाते हैं कई बार। तो 2 से 3 दिन तो लगते हैं एक जगह से पैसा दूसरी जगह पहुंचने में। तो इसी चीज को यहां पर जो ये ट्रेडिशनल वे चला आ रहा था 2 से 3 दिन का, अगर मेरा अकाउंट एसबीआई में और मुझे पैसा पीएन में भेजना है या कहीं और भेजना है किसी तरह से, तो वो चीज यहां पर मुश्किल होती थी। ठीक है,
लेकिन अब ये चीज पॉसिबल हो पाई है आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से, या फिर एक और इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए आईएमपीएस के माध्यम से। और आजकल तो यूपीआई वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, अभी हम आरटीजीएस और एनईएफटी की बात करेंगे। इवन आईएमपीएस भी अभी मैं उठाऊंगा नहीं, अभी मैं बाद में कराऊंगा उसके ऊपर, पहले आरटीजीएस एनईएफटी समझाऊंगा, फिर आईएमपीएस पे आएंगे। तो यहां पर क्या होता है, एसबीआई को पीएनबी को पैसा भेजना है, तो यहां पर एसबीआई जो बैंक है, एसबीआई का जो कस्टमर है, मान लीजिए मेरा अकाउंट एसबीआई में है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को कहूंगा कि ये 2 लाख रुपए हैं, ये 2 लाख रुपए, ये लो चेक, ठीक है, ये साइन मैंने कर दिया। ये आरटीजीएस एक फॉर्म, एनईएफटी फॉर्म एक फिल किया जाएगा, उसके ऊपर मैंने डिटेल भर दी, और उस डिटेल के अकॉर्डिंग यहां पर एसबीआई बैंक ने मेरा पैसा पीएनबी को भेज दिया, और ये पैसा पीएनबी के पास विद इन सेम डे यहां पर पहुंच जाएगा, जिस भी पर्सन को मैंने पैसा भेजा है। ठीक है, ओके। अब इस पैसे को भेजने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज को देखते हैं। सबसे पहली चीज तो मुझे बी का अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर मुझे बी का चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज मुझे अकाउंट का नेम, ऑब्वियस है, उस पर्सन का नाम क्या है जिस पर्सन को मैंने पैसा भेजना है। तीसरी चीज मुझे यहां पर इस पर्टिकुलरली पीएनबी की उस ब्रांच का आईएफएस कोड चाहिए, आईएफएस कोड चाहिए जहां पर मुझे पैसा भेजना है। ये आईएफएस कोड क्या होता है, ये होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आईएफएससी कोड जो होता है, ये आपका एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि यहां पर रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलरली ब्रांच की एक बैंक को। ये एक यूनिक कोड होता है हर एक बैंक की, हर एक ब्रांच का, हर एक बैंक, जितने भी बैंक हैं उनकी हर एक ब्रांच का एक यूनिक कोड होगा। किसी भी दो ब्रांचेस का एक आईएफएस कोड नहीं होगा, सबका अलग अलग यहां पर आईएफएस कोड होगा यहां पर। तो ये आईएफएस कोड एक अल्फा न्यूमेरिक कोड यहां पर हो जाता है, और साथ ही साथ जब आईएफएस कोड पता लग जाता है तो ऑब्वियस उस ब्रांच का नाम भी अपने आप ही यहां पर पता लग जाता है, वो नाम अपने आप हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट भी कर जाता है, तो ब्रांच का नाम भी आ गया। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताता हूं। ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसके तहत यहां पर मैं एक ब्रांच में जाता हूं, एक आरटीजीएस एनईएफटी का फॉर्म होता है जिसमें मैं ये सब चीजें डिटेल विटेल भरता हूं, ठीक है, साथ में अपना चेक लगाता हूं, और चेक के थ्रू यहां पर कस्टमर को, बैंक को दे दूंगा, और बैंक यहां पर उस फॉर्म में जितनी भी चीजें लिखी होती हैं, ये सारी सारी चीजें, उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर आरटीजीएस कर दूंगा यहां पर उस पीएनबी की अकाउंट में। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज द अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द फंड, आईएफएससी दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 डिजिट का एक कोड रहता है, दिस इज 11 डिजिट कोड। 11 डिजिट कोड कैसे होगा, SBIN, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच का आईएफएस कोड है। SBIN यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 00600047। यहां पर जो लास्ट के ये 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 यहां तक, ठीक है, जो लास्ट के 6 डिजिट हैं आपके, इतने, ठीक है, ये यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच को, ये ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैंक को, ये बैंक आ गया, ठीक है, ये बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यहां पर लास्ट के ये ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये 5वां डिजिट है, ये जो 5वां डिजिट है, ये 5वां डिजिट यहां पर जस्ट एक जीरो है, दिस इज नथिंग, दिस इज अ जीरो, जो कि यहां पर आरबीआई ने, आईएफएस कोड आरबीआई लॉट करता है, जो कि आरबीआई ने ये कह रखा है कि हमने इसको एज अ रिजर्व रख रखा है कि इनकेस कल को ब्रांच की जो कोड है या ब्रांचेस जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो इधर इधर शिफ्टिंग हो जाएगी, तो फिर ये जीरो काम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 60047 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच का खुद का कोड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या कोई भी बैंक हो, वो अपनी सभी ब्रांचेस को एक यूनिक कोड असाइन करता है। ब्रांचेस जो होती हैं वो अपने कोड से जानी जाती हैं। नॉर्मली जब भी आप बैंक में जब जॉब करोगे, तो उसके बाद आप भी क्या करोगे, आप मान लीजिए किसी ब्रांच का नाम लेना है आपको, कि यार फलान फलान ब्रांच में यहाँ पर ये हो गया, तो फलान फलान ब्रांच का नाम लेने की वजह आपके मुंह पर पता क्या होगा, आपके मुंह पर होगा उसका कोड। अच्छा यार ये सोल आईडी ये है वो है, मतलब हम अलग नामों से उसको जानते हैं कि यार ये अच्छा 60047 में ऐसा हुआ, अच्छा
ये 1350 ब्रांच में ऐसा हुआ, तो हम ऐसा बोलते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं ब्रांच को, हमें याद हो जाते हैं ब्रांचेस के कोड, जो हमारे रीजन की एरिया के ब्रांचेस होती हैं इधर उधर की, उनके कोड हमें याद हो जाते हैं, क्योंकि जितना काम करते हैं रोज रूटीन में, आरटीजीएस एनईएफटी ब्रांच में ट्रांसफर वगैरह होते रहते हैं, तो इनके कोड याद हो जाते हैं। तो ये आपके ब्रांचेस रहती हैं इस तरह से, यहाँ पर ये कोड रिप्रेजेंट करता है, आईएफएस होता है 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड। अच्छा, और ये जरूरी नहीं है कि अल्फा न्यूमेरिक, ये लास्ट में सर 4 डिजिट जो स्टार्टिंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईएन का मतलब इंडिया है, तो सर ये जरूरी है क्या ये स्टार्टिंग के आपके जो 4 डिजिट हैं ये यहाँ पर अल्फा हो और लास्ट वाले नंबर हो? नहीं, नंबर नहीं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है तो अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा के पासबुक देखना, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आईएफएस कोड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह से BARB लिखते हैं यहाँ पर आपका, फिर वो अगला तो 0 होगा ही होगा, उसके बाद इनके जो ब्रांच के कोड होते हैं आईएफएस जो ब्रांच के, जैसे इसका 60047 है, वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के जो होते हैं वो उनके नंबर से, ओके, उनके नंबर से नहीं होते, उनके न्यूमेरिक्स, उनके अल्फाबेट से होता है, लाइक दी मेरे यहाँ की ब्रांच का कोड ये वाला है, ठीक है। तो ये 6 डिजिट ये भी हो गया, तो ये जरूरी नहीं है कि नंबर ही हो, ये अल्फाबेट भी हो सकता है जैसे यहाँ का, लेकिन ये तो नंबर होगा ही होगा, इसलिए 11 डिजिट का ये अल्फा न्यूमेरिक कोड बन जाता है। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि ये अल्फा में होगा उसके बाद सारे डिजिट न्यूमेरिक में होंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। अल्फा ये न्यूमेरिक कंफर्म है, दिस इज कंफर्म, ये 0 होगा ही होगा, तो इसलिए एक न्यूमेरिक आ गया, उसके बाद जो ब्रांच, जो बैंक का दिल चाहे अपनी ब्रांच को जो उसने कोड दे रखा है उसी कोड के अकॉर्डिंग उसका आईएफएस कोड भी सेम टू सेम बन जाता है, ठीक है। ओके, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी इस ब्रांच में, उसका आईएफएस कोड है, ठीक है, गुजरात में पोरबंदर, ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग का आईएफएस कोड है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा इसी को लिखता हूं, याद रह जाता है ना चीजें। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ये यूटीआर मैं अभी नहीं समझाऊंगा, यूटीआर बाद में आएंगे, इसको पहले कुछ और चीजें कर लेंगे फिर हम यूटीआर पे आएंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या तो पूछ लो। सर अगर किसी ब्रांच बैंक को न्यू ब्रांच ओपन करना तो आरबीआई से, हाँ जी बेटा, आरबीआई से अप्रूवल तब भी चाहिए जब यहाँ पर आपको कोई नया बैंक ओपन करना है। बैंक ओपनिंग के लिए लाइसेंस भी आरबीआई देता है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, मैंने आपको जब टाइप ऑफ बैंक बताया था। और जब भी बैंक कोई भी नई ब्रांच खोलता है तब उसका लाइसेंस, हर एक ब्रांच को खोलने का लाइसेंस भी आरबीआई पहले देता है, नहीं तो वो ब्रांच, ऐसे नहीं है कि बैंक अपनी मर्जी से कहीं पर भी ब्रांच नहीं खोल सकता, ठीक है, आरबीआई से अप्रूवल की जरूरत होती है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, ये चलो यूटीआर समझा ही देता हूँ, छोटा सा, क्योंकि 5 मिनट ही और क्लास लूंगा, फिर करंट अफेयर्स की क्लास आज बाद में है, ठीक है। तो आईएफएससी समझा देता हूँ, ये यूटीआर समझा देता हूँ, ये वाली चीज समझाऊंगा तो अभी टाइम लगेगा, इसको करते हैं। यूटीआर क्या होता है? जब भी आप कोई भी आरटीजीएस एनईएफटी कराते हो, किसी को भी करवाया आपने बैंक में जाकर या ऑनलाइन आपने नेट बैंकिंग के थ्रू की, तो उसके बाद वहां पर जैसे ही आपने करा तो तुरंत एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यानी कि यूटीआर नंबर जनरेट होता है। ये यूटीआर नंबर यहाँ पर एक यूनिक नंबर होता है हर एक आरटीजीएस एनईएफटी का। ये यूटीआर नंबर को एक रीड करने का तरीका है, और ये यूटीआर नंबर का जो फॉर्मेट है, दिस इज नॉट अ फिक्स फॉर्मेट, मैं पहले बता दूं, दिस इज नॉट अ फिक्स फॉर्मेट के सभी ब्रांचेस में इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है, नहीं। हर एक बैंक जो है उनका अपना फंडा है, अपना तरीका है यूटीआर नंबर को ड्राइव करने का। ये जो फंडा जो अभी बताने वाला हूं, ये मैक्सिमम बैंक्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, मैक्सिमम बैंक्स के द्वारा, सारों के द्वारा नहीं किया जाता। अगर आप अपनी बैंक से आरटीजीएस कराते हो, नेफ्ट कराते हो, तो हो सकता है आपको यूटीआर नंबर इस फॉर्म में ना मिले, फिर भी मैं समझा देता हूं कि मैक्सिमम बैंक्स इसी को इस्तेमाल करते हैं, इसी फॉर्मेट को। पीयूएनबी का मतलब है यहां पर आपका पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि आप पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में गए थे, वहां पर आपने यहां पर क्या कराया, वहां पर आपने आरटीजीएस एनईएफटी कराई है पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से, ठीक है। कहां कराई है वो नहीं पता, लेकिन करवाई आपने पीएनबी से। उसके बाद लिखा हुआ है एच, एच का मतलब होता है कि कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन हुई है, दिस इज अ कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन, कि यानी कि कस्टमर आया था, उसने यहां पर दूसरे कस्टमर के अकाउंट में पैसा भेजा है। यहां पर एक आर भी हो सकता है, एच की जगह आर भी हो सकता है। जब आर होता है तो इसका मतलब यह है
कि बैंक जो है दूसरे बैंक को पेमेंट कर रहा है। बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट किस केस में करता है, अगली एक दो क्लासेस में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ रहेगा अगर कोई बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट कर रहा है, मतलब कस्टमर के बिहाफ पर नहीं, खुद इंटरनल ट्रांसफर एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट करता है, उस केस में यहां पर आ रहेगा। कब होता है इस पे बात करेंगे, ठीक है। अगला जो लिखा है 23, 23 का मतलब है 2023। अगला 23 का मतलब 2023 यानी ईयर। अगला तीन शब्द है, तीन डिजिट है 102। 102 मतलब 2023, 2023 साल का 102वां दिन, यानी कि तकरीबन तकरीबन अगर मैं अप्रोक्सीमेट मानूं तो 3 महीने एक निकले, मार्च निकल गया, ठीक है। मतलब मार्च भी पूरा नहीं निकलेगा, 28 दिन होंगे, चलो मान के चलते 3 महीने निकले, मार्च निकल गया और उसके बाद अप्रैल आ गया, तो 102वां दिन जो 1 जनवरी के बाद 102nd डे बनेगा, यानी कि जिस दिन आप गए हो, जिस दिन आपने एनईएफटी आरटीजीएस कराई है, उस दिन यहां पर 102वां दिन था। मान लीजिए आज की डेट में आप आरटीजीएस नेफ्ट कराते हो, आज 30/11 है, ठीक है। तो काउंट कर लो 1 जनवरी से लेकर अब तक कितने दिन हो गए, है ना। 1 जनवरी से लेकर अब तक कितने दिन, मान लीजिए 330 दिन हो गए, फॉर एग्जाम्पल 330 दिन हो गए, तो यहां पर 330 आएगा। 23 लिखा होगा, 330 आएगा। अगर अगले साल जाते हो तो 23 की जगह 24 हो जाएगा। मान लीजिए 1 जनवरी को जाते हो 24,001 हो जाएगा। अगर 2 जनवरी को जाते हो 002 हो जाएगा। इस तरह से ये वाली जो 5 डिजिट है ये आपके डेट के हिसाब से तब्दील होती रहती है। और उसके बाद जो 6 डिजिट्स होती हैं ये रैंडम डिजिट्स होती हैं, इसमें कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होता। कोई भी रैंडम डिजिट सिस्टम जनरेटेड हो जाती है, सिस्टम अपने आप उसको बता देता है। तो ये एक यूटीआर नंबर होता है। ये यूटीआर नंबर आपको दिया जाता है जब आरटीजीएस एनईएफटी करा देते हो, तब आप यूटीआर नंबर लेकर आते हो और यूटीआर नंबर सामने जिसको पेमेंट करिए आप उसको प्रोवाइड कराते हो। क्यों प्रोवाइड कराते हो, मान लीजिए जिस कस्टमर को आपने पेमेंट करी है उसके बाद 100 ट्रांजेक्शन आती है, अब उसको 100 ट्रांजेक्शन में आपकी ट्रांजेक्शन ढूंढनी है, कैसे ढूंढेगा। आप उसको यूटीआर नंबर दोगे, वो यूटीआर नंबर से सर्च कर लेगा अपने अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग सिस्टम में, बैंक में भेजेगा, बैंक वालों को बोल देगा कि हाँ भाई इस यूटीआर नंबर से पेमेंट आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो वो चेक करके बता देंगे हाँ इस यूटीआर नंबर से पेमेंट आ चुकी है। दूसरी चीज, कल को अगर मान लीजिए आरटीजीएस एनईएफटी कई बार टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से नहीं पहुंच पाती सामने, तो यूटीआर नंबर उसको ट्रैक करने का काम भी करता है, ठीक है। वो कैसे होता है ट्रैकिंग वगैरह, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आरबीआई जब हम बीच में इन्वॉल्व होगा इसमें। आई होप यूटीआर नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया। मैं फिर से बता दो, दिस इज नॉट दी प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन आरबीआई ने कह रखा है कि ऐसे ही फॉलो करना है। ये सिर्फ और सिर्फ फंडा है, मैक्सिमम बैंक्स के द्वारा इस यूटीआर नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर होगा यूटीआर नंबर वाला भी। किसी तरह कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज की क्लास में मैं इतना ही कराऊंगा। कल की क्लास में हम आरटीजीएस एनईएफटी को कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें बताने वाली हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। कैसे लगी आज की क्लास बता दो, और कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आप लोग जा सकते हो। 10 मिनट में हम नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर्स की क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है। अच्छा, कल आई थिंक फ्राइडे भी है ना, हमारा वीकली सेशन भी आएगा ना कल, तो है ना, हाँ कल वीकली सेशन भी होगा आपका, राइट, ठीक है। अरिंदम, फिर जो पर्पज से बनाई गई है ना वो मैगजीन डेली वाली, वो पर्पज डिफीट हो जाएगा। अगर मैं उसमें क्रॉसवर्ड मैगजीन को, जो डेली वाली मैगजीन है, उसको नॉर्मल की ही तरह बना दूं, नॉर्मल की पीडीएफ की तरह बना दूं, फिर उसके पेजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। फिर जो व्यक्ति कहता है सर मुझे शॉर्ट एंड स्वीट में चाहिए, फिर उसका काम कैसे बनेगा, है ना। फिर वो तो एक नया फॉर्मेट ही हो गया ना, वो तो फिर 3 4 5 पेज में चली जाएगी मैगजीन, वो वाली बड़े बड़े फॉन्ट के साथ प्रॉपर, है ना। अगर वैसा चाहिए तो फिर फॉर्म फिर बड़ा हो जाएगा। वो चीज मैं नहीं चाहता कि ज्यादा पेजेस कंज्यूम हो आप लोगों के, है ना, ठीक है। बेटा वही मैंने अमित कहा आपको कि दिस इज नॉट अ फिक्स फॉर्मेट। 16 डिजिट का भी होता है, कुछ बैंक में 12 डिजिट का भी होता है, कुछ बैंक में 21 डिजिट का भी हो जाता है ना। तो दिस इज नॉट अ फिक्स फॉर्मेट और दिस इज नॉट अ डिफाइंड फॉर्मेट आरबीआई ने कहा इतने डिजिट का होगा, ठीक है। ये जस्ट अ सैंपल है आपका, ओके। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय नेक्स्ट सेशन में।